जय हिंद। इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम और उसमें व्यंजक भी प्राप्त किए थे और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे गतिकीय विद्युत वाहक बल, फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम लोग पढ़ेंगे, फिर स्वप्रेरण और उसके बाद प्रेरित्र का संयोजन। ये टॉपिक हम लोग का चलेगा, तो इस वीडियो में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसका डेफिनेशन कुछ यहाँ पर लिख देते हैं और फिर उसको समझा देते हैं ताकि आप जल्द से जल्द समझ लें। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं और इसको अब समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले है गतिकीय विद्युत वाहक बल। गतिकीय विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त करने के लिए एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है गतिकीय विद्युत वाहक बल। और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, प्लस इसके साथ साथ आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, उसमें भी इस फार्मूला पे क्वेश्चन पूछेगा। तो फार्मूला यहाँ पे सिद्ध करेंगे हम। फिलहाल में ये देखिए, सबसे पहले गतिकीय विद्युत वाहक बल, इसका फिगर यहाँ पे बना दिए हैं। एल लंबाई का एक चालक है जो v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। ये चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, तो ये नीचे की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, और वही अगर इस तरीके से रहे ना, ये बिंदु बिंदु रहे, तो ये समझा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ऊपर की दिशा में है। लेकिन अगर क्रॉस से दर्शाया जाए तो ये हमेशा याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र नीचे की दिशा में है। देखिए यहाँ पर मान लिए हैं कि माना कि कागज के लंबवत नीचे की ओर, कागज का लंबवत नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है, यानी कि ये जो है क्रॉस से आपको दिखाया गया है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है वेक्टर बी, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है, क्रॉस से दिखाया गया। तो अब देखिए इस चुंबकीय क्षेत्र में एल लंबाई का एक चालक ए बी क्षेत्र के लंबवत भी वेग से चलाया जाता है, यानी कि एक चालक ए बी है जिसकी लंबाई कितना है, एल है, और इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से, यानी कि वेक्टर बी वेग से इसको चलाया जाता है इस चुंबकीय क्षेत्र में। देखिए आगे यहाँ पर जब चलाया जाता है तो हम मान लेते हैं चालक में किसी आवेश Q पर लगने वाला चुंबकीय बल, चालक में किसी आवेश तो होगा ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कब होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा। विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसमें आवेश तो होगा ना, तो वही आवेश मान लेते हैं चालक में किसी आवेश Q पर लगने वाला चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का फॉर्मूला लिखवाए थे, F बराबर Q इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ये तो हम पढ़ा चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर FM बराबर भर दिया, और देखिए यहाँ पे वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि आप एक फार्मूला जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होता है फार्मूला ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा ये फार्मूला होता। अगर वही यहाँ पे डॉट रहता ना तो यहाँ पर कॉस हो जाता आपका। तो देखिए हम इसका फार्मूला भर दिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी का क्यू भी बी, यानी कि इसके लिए भी बी हो जाएगा और ये क्रॉस है तो उसके लिए साइन थीटा। अब चूंकि ये क्षेत्र के लंबवत है, क्षेत्र के लंबवत है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखे हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र में एल लंबाई का एक चालक ए बी क्षेत्र के लंबवत भी वेग से चलाया जाता है। लंबवत मतलब लंबवत कब होता है, जब पूरा 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसे लंबवत कहते हैं, 90 डिग्री का कोण। तो देखिए यहाँ पर थीटा बराबर कितना लेंगे, 90 लेंगे, क्योंकि ये लंबवत कर रहा है ना, यहाँ पर क्षेत्र के लंबवत भी वेग से चलाया जाता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पे भर दिए। तो साइन 90 का मान हम लोग जानते हैं, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 हम वहाँ पर मान भर दिए हैं। फिर देखिए आगे जब मान भर दिए हैं तो उसके आगे देखिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, क्यू भी बी हो गया ये। अब देखिए चालक के अंदर, यानी कि ये जो चालक है आपका, ये चालक दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना होगा ना
तो विद्युत क्षेत्र ये फार्मूला होता है E बराबर E/L। ये E जो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, इसे कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, और L जो है वो चालक की लंबाई है। चलिए आगे देखते हैं। चुंबकीय बल के विपरीत विद्युत बल, यानी कि चुंबकीय बल, जिधर चुंबकीय बल लग रहा है, चुंबकीय बल किधर लग रहा है, नीचे ना, इसके विपरीत किधर होगा, ऊपर की ओर। चुंबकीय बल के विपरीत विद्युत बल अगर निकालते हैं तो F इक्वल क्या होगा, QE। Q जो है आवेश है और E जो है विद्युत तीव्रता क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो Fe बराबर आ गया QE। अब बताइए ये संतुलन की अवस्था में कब रहेगा, जब ये चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए ये चुंबकीय बल जो होगा विद्युत बल के बराबर होगा तभी ना संतुलन की अवस्था में रहेगा। अगर बराबर नहीं होगा तो संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। तो हम इसीलिए लिख दें संतुलन की स्थिति में Fe बराबर Fm। अब यहाँ से जो है हम लोग मान भरेंगे और निकालेंगे। हमें गतिकीय विद्युत वाहक बल यानी कि इसी का मान निकालना है, ई का प्रेरित विद्युत वाहक बल या गतिकीय विद्युत वाहक बल, इसी का मान हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम Fe का मान भरते हैं। Fe का मान कितना है, तो हमारा QE है इक्वल Fm का मान देख लेते हैं। तो Fm का मान यहाँ पे है QVB। अब बताइए Q से Q कट गया तो आपका बचा E इक्वल VB। अब यहाँ से देख रहे हैं कि E का मान कितना है, E/L, तो यहाँ पे मान भर देते हैं। E/L इक्वल हो जाएगा VB और क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा VBL, और ये हम लोग का फार्मूला तैयार हो गया। इसका डायलॉग होगा, यह गतिकीय विद्युत वाहक बल का व्यंजक है। तो देख लिए इस तरीक़ा से हम लोग इसका निकाल चुके हैं, गतिकीय विद्युत वाहक बल का। इस पे क्वेश्चन आप बुक से नोट कर लीजिएगा, भारती भवन का बुक है, उसमें एग्जाम्पल दिया, उस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो ये हम लोग का गतिकीय विद्युत वाहक बल के बारे में था। अब देखिए आता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी कि दायां हाथ हम लोग का ही ना है। तो फ्लेमिंग ने क्या किया, विद्युत वाहक बल यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ या फिर प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुआ उसे बताने के लिए एक नियम दिया जिसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो उन्होंने किया क्या कि दाएं हाथ की 3 उंगलियों को लिया, ये अंगूठा लिया, तर्जनी लिया और मध्यमा लिया, तीनों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया, तीनों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया कि अंगूठा जो होता है वो चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ये जो है मध्यमा जो है वो मध्यमा किसको प्रदर्शित करेगी, तो प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है और 2 नंबर में आपका पूछता भी है। एक बार और समझ लेते हैं। फ्लेमिंग ने प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल से संबंधित एक नियम दिया जिसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहा जाता है। दाएं हाथ के नियम के अनुसार उन्होंने किया क्या था कि अंगूठा लिया था, तर्जनी लिया था और फिर मध्यमा लिया था, 3 उंगली लिया था दाएं हाथ का। अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करती है और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो बाकी जो ये मध्यमा बचा वो प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की गति की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। यही उनका नियम था। तो देख लेते हैं यहाँ पर यदि दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए जाए, परस्पर लंबवत देख लीजिए, दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा ले लेंगे और इस प्रकार फैलाए जाए, परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए जाए कि अंगूठा चालक की गति की दिशा, अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। तर्जनी जो है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो मध्यमा जो है प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे स्वप्रेरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो इसके बारे में देखते हैं।
देखिए सेल्फ इंडक्शन है क्या, किसी कुंडली से प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने पर, यानी किसी भी कुंडली से, ये मान लेते हैं कुंडली है, इससे धारा प्रवाहित करने पर, देखिए किसी कुंडली से प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने पर, धारा को परिवर्तित यानी कि ये धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसको परिवर्तित करने पर उसी कुंडली में, स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा के उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी कुंडली से यदि धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसे परिवर्तित किया जाता है, तो स्वयं इसी कुंडली में अगर प्रेरित धारा या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि एक बार और समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं कुंडली है और ये कुंडली है, मान लेते हैं ये कुंडली है, तो कुंडली से ये धारा इधर से प्रवाहित हो रहा है, तो इसे अगर परिवर्तित किया जाए तो स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण। कोई दिक्कत नहीं है, स्वप्रेरण के बारे में हम लोग समझ गए। अब देखिए स्वप्रेरण की घटना की खोज जो है वो किसने किया था, तो स्वप्रेरण की घटना की खोज जो किया था वो अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी ने किया था। जोसेफ हेनरी, इसी पे आधारित स्वप्रेरण गुणांक का जो होता है, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक भी लिखा गया है, हेनरी होता है। तो आगे वो पढ़ेंगे, फिलहाल में हम लोग स्वप्रेरण के बारे में जान रहे थे। तो स्वप्रेरण की खोज जो किया था वो अमेरिका के वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी ने 1832 ईस्वी में किया था। देख लीजिए यहाँ पे, स्वप्रेरण की घटना की खोज जो है अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी ने 1832 ईस्वी में किया था। अब इसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं, व्यंजक ये पूछता भी है, और प्लस आगे जब क्लास पढ़ेंगे अगला टॉपिक तो उसमें भी फार्मूला यूज होगा, इसीलिए हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि किसी कुंडली या प्रेरित्र से आई धारा प्रवाहित होती है। मान लेते हैं ये कुंडली है, इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा इस धारा के कारण प्रत्येक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताए हैं, फर्स्ट वीडियो में ये बताए थे। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो में चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को एक बार जाकर देख लें। देखिए यहाँ पर माना कि किसी कुंडली या प्रेरित से आई धारा प्रवाहित होती है तथा इस धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स जो है मान लिए हैं फाई है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, फेरों मतलब टर्न्स, इसमें कितना टर्न्स आएगा, ये मान लेते हैं कुंडली है, इसमें कॉइल कितना लपेटा गया है, ये टर्न्स होता है, कितना लपेटा गया है कोई ठीक नहीं है, तो मान लेते हैं हम n है, तो कुल संबद्ध फ्लक्स जो होगा, कुल संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, n फाई होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो क्षेत्र रेखाओं पर निर्भर करता है। तो क्षेत्र रेखाओं पर निर्भर करेगा, तो इसमें ये बताइए कुंडली जो होगा कितना फेरा है इस पर भी निर्भर करेगा, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो कुल संबद्ध फ्लक्स हमारा निकल जाएगा। तो जितना फेरा अधिक होगा उतना ही फ्लक्स भी अधिक होगा, इसीलिए हम इसको लिख दिए हैं n फाई। अब देखिए चूंकि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और वो समानुपाती किसका होता है, तो धारा के समानुपाती। तो देख लीजिए, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं n फाई समानुपाती हो गया I। इसे समानुपाती मतलब होता है समान अनुपात में बांटना। यहाँ पर हम क्या किए हैं, समानुपाती को हटाने के लिए L कोई नियतांक लेते हैं जिसे प्रेरित्र का स्वप्रेरण गुणांक या फिर प्रेरकत्व कहा जाता है, वो आगे जानेंगे। अब यहाँ से L का मान निकालेंगे तो ये I जो है गुणा में है तो भाग में आएगा ना, बट्टा में नीचे, तो इसे देखिए बट्टा में लिख दिए, तो L बराबर n फाई बाई I, जहाँ L एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। तो L को क्या कहेंगे, हमेशा याद रखिएगा, स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। किसका होता है, तो प्रेरित्र का होता है। वो आगे जब हम प्रेरित्र का संयोजन पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग का टॉपिक है। इसके बाद हम लोग का वही टॉपिक है
प्रेरित्र का संयोजन, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 2 प्रकार का होता है। फिलहाल में हम यहाँ पे देखते हैं स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो होता है वेबर फेरे प्रति एम्पियर। कैसे मात्रक निकाले हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैसे मात्रक निकाले हैं। L बराबर N बटा कितना है I है ना। देखिए कैसे निकाले हैं, चूँकि फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक वेबर होता है, और N फेरा है ना, फेरा को फेरे ही लिखिए या फिर टर्म्स इंग्लिश में लिख सकते हैं, टर्म्स लिख दीजिए। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो एम्पियर ऊपर चला जाएगा, यानी कि वेबर टर्म्स प्रति एम्पियर। इसी का हिंदी हम वहाँ पे फेरे लिख दिए हैं। फेरे होता है जिसे हेनरी कहा जाता है, जिसे क्या कहेंगे, हेनरी, यानी कि वेबर टर्न्स प्रति एम्पियर को हेनरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये किसने बनाया था, किसने पता लगाया था, तो ये पता लगाया था अमेरिका के वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी ने। उन्हीं के नाम पर क्या हुआ, इसका नाम रखा गया हेनरी। तो हमेशा याद रखिएगा स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर फेरे प्रति एम्पियर या फिर उसको कह सकते हैं हेनरी। तो इतना आप लोग समझ गए। तो देख लिए ना, आसान टॉपिक था, आप लोग समझ चुके हैं। इस तरीके से लिख देते हैं तो आपको आसान लगेगा और समझाने में भी हमको टाइम नहीं लगेगा और आपको समझने में भी नहीं, और ज़्यादा देर का वीडियो भी नहीं बनेगा ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।